हेलो मैं स्टोरी लवर्स। तो आज आपके लिए हम जो कहानी लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है। तो पूरी कहानी सुनिएगा और देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो कहानी का नाम है सोने का पक्षी। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक सुदूर कोने में चिनारगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ खेती लहराती थी, नदियाँ चांदी की तरह चमकती थी, लोग शांति से अपना जीवन बिताते थे। लेकिन यह सुख ज्यादा दिन तक न टिक सका, क्योंकि एक नाम था जो चिनारगढ़ वासियों की रूह तक कपा देता था। वो नाम था डाकू बब्बन सिंह। बब्बन सिंह कोई साधारण डाकू नहीं था। उसके साथियों की एक बड़ी टोली थी जो पूरे गांवों पर धावा बोलती, अनाज लूटती, घरों को जलाती और लोगों को आतंकित कर देती। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। एक दूर दराज के गांव से उसने एक अद्भुत वस्तु चुरा ली। वो वस्तु थी सोने का पक्षी। वह पक्षी असली सोने का बना था और गांव के मंदिर में वर्षों से उसकी पूजा की जाती थी। बब्बन ने उसे अपनी झोली में डाला और शान से निकल पड़ा अपनी टोली के साथ। लेकिन बब्बन की माँ कमलावती, जो अब बूढ़ी हो चली थी, हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरा बेटा सही राह पर लौट आए। मैंने उसे जन्म दिया है, लुटेरा नहीं बनाया। वह उसे बहुत समझाती थी, बेटा, पाप का फल बुरा होता है। दूसरों का हक मारोगे तो ऊपर वाला भी तुझे सजा देगा। मगर बब्बन सिंह के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अंततः वह एक दिन आ ही गया। राजा जय सिंह ने अपनी सेना भेजी। कई महीनों की मशक्कत के बाद बब्बन सिंह को पकड़ लिया गया। उसे राज दरबार लाया गया, जहां राजा ने गंभीर स्वर में कहा, बब्बन सिंह, तुम्हारे अपराध इतने बड़े हैं कि तुम्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। बब्बन सिंह को लोहे की जंजीरों में जकड़कर कारावास में डाल दिया गया। चिनारगढ़ का महल दूर से जितना ही भव्य था, अंदर से उतना ही सूना। राजकुमारी माला, जो राजा की इकलौती संतान थी और वो उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन राजकुमारी माला को उस राजमहल का सन्नाटा बहुत चुभता। उस राजमहल में सारी औपचारिकताएं थीं, जितनी जरूरत थी, जितनी भी जरूरत की चीजें हुआ करती थीं, सब कुछ था। माँ पिता थे, लेकिन वो सब अपने राजकाज में व्यस्त रहते थे और माला को हमेशा एक साथी की कमी खलती। उसका ना कोई दोस्त था, ना ही उसका कोई भाई बहन। राजकुमारी अक्सर महल की ऊंची बालकनी से दूर चमकते खेतों और गांवों को निहारा करती। काश मैं भी साधारण लोगों की तरह खुली हवा में सांस ले पाती, पेड़ों के नीचे खेल पाती। एक बार राजकुमारी माला चुपचाप राजमहल छोड़कर गांव की ओर निकल पड़ी। जंगलों को पार करते हुए राजकुमारी दूर एक छोटे से गांव में जा पहुंची। भूख प्यास से बेहाल वह एक टूटे फूटे झोपड़े के बाहर बैठी थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई कमलावती से। कमलावती ने उसे देखते ही पहचान लिया कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है। उसके वस्त्रों, चाल ढाल से और उसके शाही परवरिश झलकती थी। कमलावती ने स्नेह से पूछा, बेटी, भूखी हो क्या? राजकुमारी ने सिर हिलाया। कमलावती उसे घर के अंदर ले गई। उसे गरम गरम रोटियां खिलाई, दाल परोसी और बड़े प्यार से उसे खिलाया। धीरे धीरे राजकुमारी को कमलावती का घर बहुत अच्छा लगने लगा। उसे वहां वो प्यार और अपनापन मिला जिसकी वह बरसों से तरस रही थी। वो बरसों से ही जिस प्यार और अपनेपन के लिए तरस रही थी, वो आज उसे एक महल में ना मिलकर एक झोपड़ी में मिल रहा था। राजमहल में उथल पुथल मच चुकी थी। रानी रोते हुए राजा से कहती है, अगर मेरी माला नहीं मिली तो मैं महल छोड़ दूंगी। राजा जय सिंह भी परेशान हो उठे। उन्होंने अपने मंत्री सेवक राम को आदेश दिया, राजकुमारी को किसी भी हाल में ढूंढ कर लाओ। लेकिन सेवक राम की नीयत में ही खोट थी। उसका असली उद्देश्य तो सत्ता पर कब्जा करना था। उसने चुपके से कारागार में जाकर बब्बन सिंह से सौदा किया, मैंने तुझे आजाद किया, अब तो मेरा काम करेगा। एक काम कर, राजकुमारी का अपहरण कर ले, अब फिर राजा से बड़ी रकम वसूलेंगे। आधी तो रखना, आधी मैं रखूंगा। बब्बन सिंह को प्रस्ताव सुनकर झटका लगा कि ये तो राज्य का मंत्री है, आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठकर उसने माँ की कराहती आवाजें कई रातों सुनी। अब वह फिर से वही पाप करेगा।
उसने सेवक राम से समय मांगा कि मैं सोच के बताऊंगा। बब्बन सिंह अब बदलने लगा था। वो अपनी माँ की तकलीफें और नहीं देखना चाहता था। वो अब एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। लेकिन इस बीच जब उसने मंत्री सेवक राम का प्रस्ताव सुना तो वह भौचक्का रह गया और उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। इसी बीच बब्बन सिंह की माँ, जो जंगल में लकड़ियाँ काटती थी और वही बेच करके अपना पेट पालती थी, अब उनके साथ राजकुमारी माला थी। तो जब वो जंगल गई तो उनके साथ राजकुमारी माला भी गई और उन्हें लकड़ियां काटने में मदद किया करती थी। उसी बीच लकड़हारा रमेश ने जंगल में लकड़ियां काटते हुए राजकुमारी माला को देख लिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये एक राजकुमारी है, ये तो जंगल में लकड़ियां काट रही है। उसने चुपचाप जाकर सेवक राम को खबर दी। रात गहरी थी। बब्बन सिंह की माँ झोपड़े में पहुंची और राजकुमारी के साथ बैठी थी। कमलावती ने बेटे को देखा। बब्बन सिंह जो अपने घर आया था, कमलावती ने बब्बन सिंह को देखा और कहा, बेटा तू आ गया, बैठ खाना खा ले। बब्बन सिंह ने अपनी माँ के झुर्रीदार चेहरे में अपार प्यार देखा। फिर उसने देखा राजकुमारी कैसे माँ के पैरों में बैठकर हंस रही थी। राजकुमारी ने मुस्कुरा कर कहा, बब्बन भैया, माँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है, अब मैं ना यहीं रहूंगी, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। बब्बन सिंह का हृदय पिघल गया। उसने सोचा, क्या वह इस पवित्र रिश्ते को फिर से अपने स्वार्थ के लिए कलंकित करेगा? आखिर बब्बन सिंह ने राजकुमारी को सब कुछ सच बता दिया। मंत्री सेवक राम ने तुम्हें अपहरण करने को मुझसे कहा है, लेकिन अब मैं ऐसा कोई पाप नहीं करना चाहता राजकुमारी जी, इसलिए मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ। राजकुमारी के चेहरे पर आश्चर्य था। मंत्री की इतनी हिम्मत! सेवक राम को जब पता चला कि बब्बन सिंह ने उसके आदेश का पालन नहीं किया है तो वह आग बबूला हो गया और वह जंगल में जाकर बब्बन सिंह से भिड़ा। धोखेबाज, तू भूल गया अपनी असलियत। बब्बन सिंह शांत स्वर में बोला, अब मैं अपनी माँ की आंखों को और शर्म से झुकता हुआ नहीं देख सकता। अब मैं बदल गया हूँ। सेवक राम झुंझुलाकर महल लौट गया, लेकिन उसके मन में बदले की आग सुलगने लगी थी। इधर कमलावती और बब्बन सिंह ने मिलकर राजकुमारी को समझाया, बेटी, तेरे माता पिता तेरे लिए तड़प रहे हैं, तू लौट चल। राजकुमारी ने बहुत सोचा, फिर वो पिघल गई। वह समझ गई थी कि सच्चा सुख अपनों के साथ ही होता है। सुबह का सूरज अब पूरब से निकल रहा था। बब्बन सिंह और राजकुमारी माला हाथ में हाथ थामे महल की ओर बढ़े। राजा जय सिंह दरबार में गहन चिंतन में बैठे थे। तभी अचानक दरवाजे से एक आवाज आई, महाराज। राजा ने सिर उठाया। सामने राजकुमारी माला खड़ी थी और उसके साथ बब्बन सिंह। रानी दौड़ पड़ी, बेटी को गले से लगा लिया और दोनों माँ बेटी रोने लगी। राजा की आंखों में भी आंसू छलक आए। राजकुमारी ने दरबार में सबके सामने मंत्री सेवक राम की गद्दारी का भांडा फोड़ दिया। राजकुमारी परेशान भी थी और गुस्से में भी। राजा ने गुस्से में सेवक राम को फटकारा और सिपाहियों को आदेश दिया, सेवक राम को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। बब्बन सिंह ने आगे बढ़कर सोने का पक्षी राजा को सौंपते हुए कहा, महाराज, ये पक्षी आपके चरणों में। मैंने बहुत गलतियां की, ये प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब ये प्रायश्चित ही समझ लीजिए और अब मैं ऐसा काम कभी नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। राजा ने उसे माफ कर दिया और कहा, जिसने मेरी बेटी की रक्षा की है वो दंड का नहीं, सम्मान का अधिकारी है। राजा ने बब्बन सिंह को राजमहल में ही अच्छी नौकरी दे दी। उसे जंगलों की रक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया। कमलावती भी अब सुकून से जीने लगी। राजकुमारी माला कभी महल में रहती, कभी बब्बन सिंह की माँ के साथ जंगल की सैर करती। वो बब्बन सिंह की माँ के पास मिलने आती जाती रहती थी। अब वह कुछ दिन महल में रहती और कुछ दिन बब्बन सिंह की माँ के साथ और गांव और जंगलों की सैर किया करती थी। अब उसके दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे और उसे ये समझ में आ गया था कि अपनों के साथ रहकर भी सुख शांति के साथ रहते हुए मजेदार जीवन जिया जा सकता है। अब राजा रानी भी उसे रोकते नहीं थे। वो बब्बन सिंह की माँ से मिलने जाती रहती थी और उन्हें अपनी माँ समझती थी और बब्बन सिंह को अपना भाई।
इस तरह से राजकुमारी माला की ज़िंदगी में भी काफ़ी बदलाव हुए और फिर से चिनारगढ़ सुख शांति का गढ़ बन गया। तो दोस्तों, अगर आपने ये कहानी यहाँ तक देखी है और आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इससे नई कहानी के साथ। थैंक यू।